नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं मोनिका गुप्ता आपके सामने। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ में UIDAI की कार्यशाला की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां गैंगस्टर मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद की अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चला। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया। वहीं चौथी खबर में हम बात करेंगे पलवल और रेवाड़ी की, जहां स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल गेट में ताला जड़ दिया। तो ये 4 बड़ी खबरें, तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले आधार कार्यशाला में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और संबोधन किया। साथ ही दूसरी खबर, जहां पर अतिक्रमण पर पीला पंजा चला, और ये तीसरी खबर, जहां पर लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। और चौथी और महत्वपूर्ण खबर, टीचर ट्रांसफर और टेंशन। जी हां, यहां पर स्कूल में टीचर्स की कमी को लेकर काफी समस्याओं का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। वहीं टीचर्स की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने UIDAI की आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाने के साथ ही नवीन तकनीक के साथ जुड़कर आधार का उपयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2 करोड़ 7 लाख लोगों को डाटा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत लाया जा रहा है और प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की कीमत सीधे बैंक में दी जा रही है। इसी के साथ करीब 30,000 लोगों को रोजगार मेले के जरिए रोजगार दिया गया है और प्रदेश सरकार करीब 27 से 28 लाख परिवारों का प्रीमियम दे रही है। और इस कार्यशाला में प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। तो सीएम मनोहर लाल ने आधार कार्ड उपयोग पर चर्चा की और यहां पर लोगों को संबोधित किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता स्वर्णजीत सिंह बावा जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, आधार कार्ड जो ये प्रयोगशाला रही, किस तरीके से, कितनी महत्वपूर्ण रही और सीएम मनोहर लाल इसमें शामिल हुए, क्या क्या यहां पर अहम मुद्दे रहे? माफ कीजिएगा, कार्यशाला। आज मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है कार्यशाला के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के लिए यह आश्चर्य और शोध का विषय है कि 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आधार के सिस्टम में कुछ कमियां हैं जो आने वाले वक्त में इनमें सुधार जरूर कर दिया जाएगा। साथ ही मोनिका, उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में हमने समझा कि हमारी संस्कृति में एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार केंद्रित है। इसी के चलते उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2 करोड़ 60 लाख लोगों को डाटा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत ला रहे हैं। जी बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा। और अगर बात करें यहां पर लोगों की, तो सीएम मनोहर लाल के साथ साथ और कौन कौन से लोग यहां पर नजर आए, किस तरीके से ये कार्यक्रम रहा पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ बहुत से ऐसे चेहरे थे, कैबिनेट मंत्री मौजूद थे और जो कि मुख्यमंत्री के साथ माफी चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद थे। और साथ ही आधार कार्यशाला में मुख्यमंत्री के संबोधन ने सबको एक तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के साथ 37 लाख गोचर ट्रांजैक्शन जो है वो पकड़े गए हैं, जो कि फेक ट्रांजैक्शन है, और करीब 1200 करोड़ रुपए हमने पीपीई
पीपी के जरिए स्कीम जोड़कर बचाए हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात जो है मुख्यमंत्री ने कही और साथ ही उन्होंने किसानों से संबंधित भी जानकारी जो साझा की। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के जो दाम है वो सीधा बैंक में देना हमने शुरू किया है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताया सरकार की। और आधार और पहचान पत्र के जरिए मिल रही सुविधाओं में हमें पात्र और अपात्र लोगों की पहचान जरूरी, उन्होंने कहा, करना जरूरी है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री ने पुरजोर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि झूठी ट्रांजैक्शन जो है उस पर नकेल जो है वो कसी जा सकती है, क्योंकि झूठ अगर बोल करके या गलत आधार कार्ड देकर के आप किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो भी पकड़ा जाएगा। मोनिका, बिल्कुल। और बात करें इस कार्यशाला की, काफी महत्वपूर्ण कार्यशाला रही, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैसेज जाना चाहिए जनता के पास, ये कार्यशाला जो रही तो इसका मेन मोटिव क्या था, जनता के पास कैसे इसका लाभ पहुंचे, क्या कुछ उद्देश्य इस कार्यशाला का? देखिए मोनिका, जो सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी हम जब मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला में उन्होंने अपना वक्तव्य रखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो यही फोकस था कि इसमें किसान और साथ ही लास्ट पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनको इसका फायदा मिले। और यही कारण है उन्होंने बहुत सी फायदे जो है आधार कार्ड के लिंक करने के बताए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करीब 27 से 28 लाख परिवारों का प्रीमियम जो है वो सरकार दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार की स्कीम प्रीमियम देने के लिए सरकार ने 6,000 रुपए रिजर्व रखे हैं। उन्होंने इस बात के ऊपर भी फोकस किया और 30,000 से ज्यादा लोगों को अब तक रोजगार मेलों के जरिए जो है रोजगार दिया गया है। तो मोनिका, उनकी कोशिश थी कि किसान परिवारों को, आम नागरिक को, हरियाणा प्रदेश के गरीब तबके को इस बात की जागरूकता भी हो और इस बात का फायदा भी पहुंचे, इसी पर फोकस जो था मुख्यमंत्री का। देखिए स्वर्णजीत, जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि आम जनता तक जागरूकता पहुंचे, आम जनता तक ये तमाम चीजें पहुंचे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर जो कार्यक्रम है वो रखे जाए, जमीनी स्तर पर लोगों को समझाने के लिए तमाम चीजें की जाए, क्योंकि इस तरह की कार्यशाला से जाहिर सी बात है कि लोगों तक बात नहीं पहुंच पाएगी, जागरूक लोग नहीं हो पाएंगे। तो क्या आपको लगता है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? अगर इस तरह की कार्यशाला रखी गई है तो ये बात आम जनता तक कैसे पहुंचेगी, उस परिवार तक कैसे पहुंचेगी जिसके घर पे टीवी नहीं है, जिसके घर पे रेडियो नहीं है, या फिर जो कि हाईटेक नहीं है? मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि जिस प्रकार से प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और समय समय पर ऐसे ही रोजगार मेले जो है वो बढ़ाए जाएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जाएंगे ताकि आधार कार्ड की और परिवार आईडी के बारे में जो कि लोगों में जागरूकता फैली जा सके। और उन्होंने कहा ये सरकार और साथ ही मंत्रियों का और खास तौर पर विधायकों की ये ड्यूटी बनती है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो आगे आकर के इसकी जागरूकता का जो फायदा है एंड यूजर तक जरूर बताएं कि आखिरी पंक्ति में जो खड़ा नागरिक है, जैसा कि आपने बताया, जिसको जानकारी नहीं है, जिसके घर फ्रिज नहीं है, जिसके घर टीवी नहीं है, जिसके घर एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो उसे भी जानकारी मुहैया करवाना ये सरकार की प्राथमिकता है। और मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने इस पर पुरजोर दिया और यही कार्यशाला में अपने संबोधन में यही उनके फोकस पॉइंट थे मोनिका। और इसी को लेकर के उन्होंने कई उदाहरण भी दिए और उन्होंने ये कहा कि आधार और पहचान पत्र के जरिए मिल रही सुविधाओं में हमें पात्र और अपात्र, देखिए उन्होंने फोकस किया कि जो फेक लोग हैं, पात्र और अपात्र की पहचान करना जरूरी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि इससे और फायदा मिलेगा जब ओरिजिनल आधार कार्ड जो है लिंक अप होंगे। मोनिका अरिजीत, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, तमाम चीजों को काफी करीब से आप देखते हैं, और जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने भी इस बात का जिक्र किया कि रोजगार मेले का आयोजन किया गया और लगातार प्रयासरत है सरकार कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों तक लाभ पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इन तमाम चीजों को लेकर? बहुत मोनिका, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मनोहर लाल
सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम और ऐसी कार्यशाला का एक तरह से आयोजन करना, और इसमें मैंने आपको अभी बताया, आंकड़ा एक बताया आपको कि 30,000 लोगों को इन रोजगार मेलों से रोजगार मिला है और लोगों के अंदर एक काफी उत्साह है। और बहुत से ऐसे लोगों से हम मिले हैं, हम जब फील्ड में उतरते हैं, हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, हम किसानों से या यूं कहें कि आम नागरिक से मिलते हैं, तो तब उन्हें भी इस बात का ज्ञान है, चाहे वो सुविधा केंद्र से जानकारी उन्हें मिल रही है, लेकिन सरकार जो है वो हर एक वो पहलू को, हर एक को वो स्टेप लेने के लिए वो तैयार है जिससे आम नागरिक को और को फायदा भी पहुंचे और आम नागरिकों में इसे लेकर के सरकार की वाहवाही जो है वो देखने को मिलती है। लोगों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है कि ऐसी पहली सरकार आई है जो खास तौर पर और सीधे तौर पर हमारा फायदा करना चाहती है और हमें फायदा मिल भी रहा है। इसका फायदा उन्होंने बहुत से नागरिकों के साथ जब हमारी बात होती तो उन्होंने कहा कि हमें कई बार तो पता भी नहीं होता, हमारे खाते में किसी तरह का पैसा आ जाता है और जब हमें पता चलता है कि हमारा आधार कार्ड लिंक हो गया तो ये बहुत बड़ी, और इसमें अहम भूमिका जो है, अहम भूमिका यहाँ पर सरपंच की है, अहम भूमिका यहाँ पर पार्षद की है, जो समय समय पर जागरूकता जो है वो जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। मोरी बिल्कुल स्वर्णजीत, अगर बात करें इस कार्यशाला की तो जैसा कि आपने बताया कि रिस्पांस जो है लोगों का काफी अच्छा मिल रहा है, तो और आगे क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? इस तरह की कार्यशाला कब कब और आयोजित होगी? और बात करें रोजगार मेले का, तो कब तक ये कैसे कैसे चलता रहेगा? क्या कुछ पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है इसको लेकर? देखिए मोनिका, मुख्यमंत्री हमेशा यही बात कहते हैं कि अब समय जो है हरियाणा में और देश में चुनाव का त्योहार जो है वो आने को है। एक तरह से वो कहते हैं कि पहले देश में त्योहारों का मौसम भी शुरू हो गया, उसी तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव का मौसम भी शुरू हो गया। और यही कारण है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है काफी सजग नजर आ रही है, काफी एक्टिव नजर आ रही है। और उन्होंने कहा ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन जो है वो समय समय पर होता रहेगा और बिफोर 2023 के आगमन से पहले एक ऐसे रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है और साथ ही समय समय पर जो ये लगातार आधार से लिंक कैसे किया जाए, ये लोगों के अंदर जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, ऐसे जागरूकता अभियान भी बहुत देखने को मिलेंगे। और ऐसी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये बात पटल पर रखी है। जी, तो यहाँ पर जनता का देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है स्वर्णजीत, सरकार का वो कार्य जो कि जिस मोटिव के साथ किया जाता है, जिस मोटिव के साथ उसकी शुरुआत होती है, अगर वो मोटिव पूरा होता हुआ नजर आए तो वो कार्य सफल माना जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि जनता के बीच ही जो तमाम चीजें चल रही हैं, कार्यशाला की अगर मैं बात करूं, रोजगार मेले की बात करूं, तो जनता का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोगों को काफी अच्छा लाभ मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसको सफल माने, जो कि सरकार की मंशा थी वो भी पूरी होती हुई अब नजर आ रही है। देखिए मोनिका, आपने जिस प्रकार से आपने कहा रोजगार मेलों की बात की और आपने कहा कि सरकार की मंशा सामने आती है, इसमें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात भी कही कि करीब 1200 करोड़ रुपए हमने पीपीई के जरिए स्कीम जोड़कर बचाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में किसानों का फसलों का दाम जो है वो सीधा उनके खातों में आता है और इससे किसानों को साफ तौर पर फायदा हो रहा है। मोनिका देखिए, आधार लिंक होने से, परिवार आईडी लिंक होने से सीधे तौर पर फायदा जो है, जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों की जो एक तरह से मैं कहूंगा कि वो लगातार आज तक शोषण करते आए हैं, बिचौलिए इस समय बाहर हो चुके हैं और किसानों को, आम नागरिकों को, गरीब परिवारों को सीधे तौर पर सरकार जो है ये फायदा जो अपने आप में काबिल तारीफ है और आने वाले समय में लोगों में भी इसमें इसे देखते हुए बहुत ज्यादा खुशी है और वो सरकार का धन्यवाद करते नहीं सकते। मोनिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वर्णजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें काफी महत्वपूर्ण बातें सीएम मनोहर लाल ने कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार प्रयासरत है लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। फरीदाबाद में गैंगस्टर मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद की अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि जावेद ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके दुकानें, मकान और गोदाम बनाए थे, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस और नगर निगम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए गोदाम, मकान समेत 7 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि जावेद अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन कब्जा करने का काम करता था। दरअसल जावेद ने अवैध तरीके से कमाई गई
दुकानें बनाई थी और वो दुकानें अवैध तरीके से भी बनाई गई थी। इन दुकानों से किराया वसूल कर जावेद अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी जावेद की बनाई गई अवैध दुकानों को चिन्हित किया और कानूनी कार्रवाई करते हुए जावेद की अवैध संपत्तियों को गिरा दिया गया। तो गोदाम समेत 7 दुकानें बुलडोजर से ढहाई गई। जावेद की संपत्ति पर चला बुलडोजर, जमीन कब्जा कर बनाई गई थी ये अवैध संपत्ति। तो अवैध संपत्ति पर चला पीला पंजा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फरीदाबाद से ये तस्वीरें। जहां पर जावेद की संपत्ति पर बुलडोजर चला, जमीन कब्जा कर अवैध संपत्ति बनाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 7 गोदाम समेत 7 दुकानों पर बुलडोजर चला। तो अवैध संपत्ति पर चला प्रशासन का पीला पंजा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद से। संजय गुप्ता ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अवैध संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ समय पहले सूरजकुंड की जो पहाड़ी है, या बात करें हम अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, वहां पर एक गांव बसा हुआ था खोरी, जो कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर था। और वहां पर लगभग बताया जाता था कि 1 लाख से ऊपर जो लोग थे वो प्रभावित हुए, तो उस खोरी बस्ती को पूरी तरह उजाड़ दिया गया। ये भी कुछ ऐसा ही मामला है जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है। नगर निगम ने इसके खिलाफ लगातार कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि जो अवैध निर्माण करता है ये यहाँ का लोकल बदमाश है। ये यहाँ पर अपनी दबंगई दिखाता है, सरकारी जगह पर कब्जा करता है, वहां पर अपनी शहद डाल के फिर उसके बाद दुकानें बनाता है और उनको रैंक पर उठाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए उसके जो अवैध निर्माण है उनको पूरी तरह ढा दिया, और आगे भी जो अवैध निर्माण करता है उनको ये संदेश दिया कि अगर वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करेंगे तो उनको ढा दिया जाएगा। जी मोनिका। बिल्कुल। और संजय, हम देख रहे हैं कि काफी समय से, जब से वो हादसा हुआ है, तब से लेकर अब तक कई तरह की ऐसी कार्रवाई हम देख रहे हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, किस तरह का असर उन लोगों में देखा जा रहा है जो कि अवैध संपत्ति बनाते थे और जिनकी अभी भी अवैध संपत्तियां बची हुई है, उनके मन में क्या एक खौफ और हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मोनिका, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब से हरियाणा में भाजपा सरकार आई है तो वो लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। न केवल बात करती है बल्कि कार्रवाई भी करती है। तो कहीं ना कहीं कर जो आपराधिक लोग हैं या बात करें अवैध कब्जे करने वाले लोग हैं, उन लोगों में जब से भाजपा सरकार आई है भय व्याप्त है। और नए सिरे से अभी तक कुछ ही मामलों को अगर हम छोड़ दें तो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बंद हो चुका है, जबकि पूर्व की जो सरकारें थी, फरीदाबाद नगर निगम की जो हजारों संपत्तियां हैं उन पर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने, या हम बात करें बदमाश लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस सरकार की बात करें तो लगातार उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई जैसे कुछ लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया था, तो वो लोगों की अभी याचिकाएं पेंडिंग है। जिन मामलों का निपटारा हो जाता है उन मामलों में अगले ही दिन सरकार और नगर निगम मिलकर उस अवैध निर्माण को पूरी तरह ढा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी हैं या नगर निगम की जमीनों पर जो भूमाफिया जिनको हम कह सकते हैं अवैध कब्जे करके बहुत समय से बैठे हैं, उन लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया आपका संजय, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो गोदाम समेत 7 दुकानों पर चला पीला पंजा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं झज्जर की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस बार दिल्ली के बवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को लिंग जांच गिरोह को पकड़वाने में सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने
PNDT और MTP एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही साथ पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और गर्भपात में उपयोग होने वाले उपकरण और दवाइयां जब्त की है। वहीं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई दी। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मादीप सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में रेड से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। इस गिरोह के सदस्य गर्भवती महिलाओं को राज्य से बाहर ले जाकर लिंग जांच करवाते हैं। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने PNDT एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र डोगरा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर ममता, डॉक्टर तरुण और अन्य कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया। इस टीम ने एक गर्भवती महिला को डिकोए बनाकर गिरोह से संपर्क किया। तो गिरोह का भांडाफोड़ 12 तारीख की सवेरे जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति है जो जेंडर डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, जिसमें झज्जर के लोगों को भी लेकर जाते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को साथ में उनके भेजा, आप यहां बैठे, मशीन आने लग रही है। क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी कि उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई यहां पर अल्ट्रासाउंड सेंटर है। अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर वहां पर एकदम से प्रकट हो गया और वो व्यक्ति ने अल्ट्रासाउंड किया भी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया और इस मामले में गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माफ कीजिएगा, इस मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुमित झज्जर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले की भनक लगी और कैसे वहां तक टीम पहुंची, कैसे भांडाफोड़ हुआ? देखिए मोनिका, आपको बता दें, एक सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य विभाग ने जो दूसरी बार जो है लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया। वहीं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने भी इस उपलब्धि के बारे में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई भी दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी देते हुए दिल्ली के बवाना में स्वास्थ्य विभाग को सफलता मिली थी और मौके से गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद हुए थे। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से जो है बेटियों को जन्म देने की बात भी कही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य विभाग ने झज्जर की टीम ने एक सप्ताह के भीतर जो है दूसरी बार अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का जो है भांडाफोड़ किया है। इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को लिंग जांच गिरोह को पकड़वाने में सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने जो मामले में PND MTP एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन व गर्भपात से प्रयुक्त होने वाले उपकरण दवाइयां जब्त भी की है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी शुभकामनाएं दी है इसके चलते। और सिविल सर्जन ने जो है ब्रह्मदीप सिंह है, जो उन्होंने मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को 12 सितंबर को सुबह सूचना मिली थी कि जिले में लिंग जांच का एक गिरोह सक्रिय है। इसी के चलते कार्रवाई करते हुए आरोपी तक जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है पहुंच पाई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सुमित। लोनीजा गांव के राजकीय स्कूल में शिक्षक की कमी से नाराज ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्कूल गेट में ताला लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल में पढ़ने वाले 200 बच्चों को सिर्फ 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूलों में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर ग्रामीणों ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पर ताला जड़ दिया और स्कूल के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि 6ठी से 8वीं तक एक भी अध्यापक नहीं है, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक 7 अध्यापक थे, लेकिन अब केवल 5 ही रह गए हैं। स्कूल में करीबन 250 बच्चे हैं और स्कूल में 13 टीचर होने चाहिए थे।
तो शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, ग्रामीणों का ये कहना है। लगातार ग्रामीण इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं पलवल और रेवाड़ी से, जहां पर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है और ग्रामीणों का ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विरोध आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, बच्चे खुद बैठकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।